हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि बॉस आपको वन शॉट वीडियोस आना शुरू हो रहे हैं हमारे पर्टिकुलर चैनल में। स्टार्टिंग में हम लोग वन शॉट वीडियोस इकोनॉमिक्स में लेकर आ रहे हैं एंड लुकिंग एट योर रिस्पॉन्स एंड व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट, वैसी वैसी चीजें और आने लगेंगी चैनल पे। तो तुम्हें काम इतना सा करना है कि कॉमेंट करना है कि तुम्हें किन किन सब्जेक्ट्स के या किन किन चैप्टर्स के ज्यादा वीडियोज आपको चाहिए पर्टेनिंग टू और रिलेटेड टू आईएससी बोर्ड। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं सप्लाई का चैप्टर और आज हम लोग इसी वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी करेंगे। सो नो मैटर कितना बड़ा भी ये वीडियो हो जाए, लेकिन आपका पूरा कंटेंट यहां पर आज समाप्त हो रहा होगा रिलेटेड टू सप्लाई। डिमांड में ऑलरेडी करा चुका हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी वन शॉट वीडियो आ चुका है आपके पास एंड ये सप्लाई का चैप्टर आपके पास आ रहा है। एंड अगर लगता है कि नहीं बॉस मुझे शुभम सर के साथ स्पार्टन्स जैसे कोर्स में ज्वाइन करना है, फतेह जैसे कोर्स ज्वाइन करके एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किस बात का वेट करो, इनरोल कर सकते हो सो दैट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फॉर योर बोर्ड्स एंड फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशंस। सो भाई सप्लाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी सप्लाई का मतलब क्या है कि डिफरेंट प्राइसेस पर अभी जब डिमांड पढ़ रहे थे ना, अपन डिमांड पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जैसे ही सप्लाई का चैप्टर आ जाएगा यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर चैप्टर एज पर यू नो द थ्रू द आईज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर के नजरिए से आपको ये चैप्टर समझना है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा हूं, सप्लाई की मीनिंग क्या है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस जितनी भी फर्म्स हैं मार्केट में वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रही हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं सप्लाई। मतलब क्या है, क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी। अब मेरे काम एक साथ साथ काम करो, साथ साथ नोट्स बनाओ, नोट्स खुद बनाओ। नोट्स खुद नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं आता है बॉस। तो चलो लिखते हैं क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स और सेलर्स which producers are willing to produce and offer for sale at different possible prices। ये हमारे सामने इसकी मीनिंग निकल कर आ रही। तो बहुत आसान है कि भाई सारे जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो कितना चीजें प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और उसमें से कितना ऑफर करना चाह रहे हैं फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां से ना दो चीजें निकल कर आएंगी जो इसी से रिलेटेड होती हैं बेटा। वैसे तो वो है इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब एक फर्म कितना प्रोड्यूस और ऑफर करना चाह रही है, उसे बोलेंगे अपन लोग इंडिविजुअल सप्लाई। और मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है, जब सारे प्रोड्यूसर्स, ऑल प्रोड्यूसर्स के बारे में बात होने लगे या ऑल फर्म्स के बारे में बात होने लगे, पूरे इकोनॉमी में जितने लोग हैं, जितनी प्रोडक्शन सेक्टर है वो उनके बारे में बात करने लगे, तो उसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई। और इंडिविजुअल सप्लाई एक फर्म की सप्लाई होती है। डेफिनेशन इज सेम, quantities of a commodity that a firm is willing to produce and offer for sale is a individual supply, and quantities of commodities that all producers are willing and offer for sale is known as market supply। और यहां से तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा स्टॉक का और फ्लो का, स्टॉक वर्सेस फ्लो। अब एक बात समझना, ये बड़ा ही पेचीदा और अलग सा कॉन्सेप्ट है। स्टॉक का मतलब क्या है, कोई बच्चा सोचे कि व्हाट डज स्टॉक मींस, एनीबॉडी? स्टॉक का मतलब होता है पोटेंशियल सप्लाई। स्टॉक का मतलब क्या है, मेरे पास अगर मैं आज सारा सामान बेचना चाहूं तो मेरे पास कितने कमोडिटी रखे हैं। सो स्टॉक इज पोटेंशियल सप्लाई इज स्टॉक। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं वो फ्लो है सर। स्टॉक और फ्लो में तुमको अंतर समझ में आया है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक, ओके। स्टॉक और फ्लो, स्टॉक मतलब पोटेंशियल कितना है, फ्लो मतलब मार्केट में हमने सामान कितना दे रखा है, एक्चुअल कितना हमने सप्लाई कर रखा है। तो क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही बात? बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ना लगने लगे कि यार नींद आ रही है यार, क्या सर क्या कर रहे हो यार, मजाक चल रहा है क्या, नींद आ रही है यहाँ,
तो ऐसा नहीं होने दूंगा, कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपको सारे सारे कॉन्सेप्ट पता चलूं। तो मैं अब बात करने जा रहा हूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में। अब डिटर्मिनेंट्स की बात आती है तो तुमको यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर से हमारी सप्लाई बढ़ेगी और कौन कौन से फैक्टर से हमारी सप्लाई कम हो जाने वाली है, उसी को डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई एक अलग नजरिए से चलता है, सप्लाई चैप्टर एक प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे चलता है। तो पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है, जब भी प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस कम होगी, सप्लाई कम हो जाने वाली है। ये लॉ ऑफ डिमांड जैसा नहीं होता है। लेट्स से मैंने ये बोला मेरी जान कि ये एक पेन है, 10 रुपए का बिकेगा तब बेचना पसंद करोगे या 1000 रुपए का बिकेगा तब बेचना पसंद करोगे? तो बट ऑब्वियस सी बात है, इंसान बोलेगा, जो प्रोड्यूसर होगा वो बोलेगा बॉस 1000 रुपए का बिकेगा तब बेचना पसंद करेंगे, बिकॉज ज्यादा प्राइस होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिंदगी मजे होंगी, खुशहाल परिवार होगा। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक जज्बात का कीड़ा भी कूदेगा कि सर अगर हम 1000 का बेचे को ही नहीं लिया तो नहीं। यहां पर बात हो रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। दिस इज नॉट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम पे नहीं आना है हमें। हम बात कर रहे हैं जब सप्लाई, तो सप्लाई के बारे में। हमने बोला 1000 का बिकता है तो बिकता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे तो डिमांड के बारे में नहीं सोचेंगे, और जब डिमांड के बारे में पढ़ेंगे तो सप्लाई के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, इतना रखेंगे। आगे आएगा मार्केट मैकेनिज्म जैसा चैप्टर, तब हम दोनों के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या बोल रही है बॉस, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा देंगे, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम कर देने वाले हैं। ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। क्लियर है? अच्छा, डिटर्मिनेंट्स मेरे हिसाब से तुमको कोई 5 प्रिपेयर कर लेने चाहिए एज फार एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। व्हेन इट कम्स टू सीयूईटी एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, तो उस नजरिए से तुम्हें सारे पॉइंट्स प्रिपेयर करने चाहिए। आई विल ट्राई टू फिनिश द ऑल द पॉइंट्स इन दीज पर्टिकुलर क्लासेस, ताकि तुमको ऐसा ना रह जाए कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं या वो वाला पॉइंट ज्यादा पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स के ऊपर आ रहे हैं। अब प्रोड्यूसर के ना 2 ही गोल होते हैं जिंदगी में, या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लो, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है, या तो सेल्स को मैक्सिमाइज कर लो। अब तुम बताओगे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करें? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो मोर प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइसेस, राइट। और अगर सेल्स को मैक्सिमाइज करना है तो मोर प्रोडक्ट्स एट एग्जिस्टिंग प्राइसेस। भाई देखो, गोल क्या है कि मुझे जैसे आईफोन, एप्पल का गोल होता है कि भाई ये पैसे कमाने, प्रॉफिट कमाना है, तो सामान महंगा बेचो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन दूसरी जगह वीवो का आइडिया क्या होता है इसके पीछे कि बॉस नहीं, मुझे तो सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, मुझे ज्यादातर कस्टमर को बेचना है, तो जो भी उनका कम प्राइस पर ज्यादा सामान बेचना वो शुरू कर देते हैं, या एग्जिस्टिंग प्राइस पर वो ज्यादा सामान बेचना शुरू कर देते हैं। ये है गोल ऑफ द प्रोड्यूसर। Am I making it really clear to you all? ऐसा तो नहीं है कि बॉस की क्या बोल रहा है ये आदमी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, समझ में तो आ रही है ना बात। इसको अपने वर्ड्स में फ्रेम कर ले जाओगे ना, वरना बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। टीचर बोलेगा चलो भैया खड़े हो, आज रीड करते हैं गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। इट विल बी दी, अंग्रेजी हमारी खुद ही वैसी खराब है, इट विल बी दी वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन इन टू इकोनॉमिक्स क्लास। ठीक है, टंग ट्विस्टर सा हो गया था। आगे बढ़ते हैं। इनपुट प्राइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स से किसी भी सामान को बनाने में जो खर्चा होता है उसको इनपुट प्राइस बोलते हैं। अगर इनपुट प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सामान को बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा। जब सामान को बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट लिखना मत ऐसे, ठीक है ना। इनपुट प्राइस बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस वजह से सेल्स प्रोड्यूसर कम कर देगा। समझ में आ रही है बात? लॉजिक सिंक, वो इसे बोलते नहीं, सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलो, ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होगा, अगर इनपुट प्राइसेस कम हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा और सेल्स भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? अब बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी रिलेटेड की बात यहां पर सब्स्टिट्यूट से होगी, कॉम्प्लीमेंट्री से नहीं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, इस केस में देखो भाई, सब्स्टिट्यूट का केस लेते हैं और आपको किस एंगल से पढ़ना है, प्रोड्यूसर्स के एंगल से। लेट्स से मैंने बोला ये 2 आदमी हैं, इसका नाम है सन्नी और इसका नाम है देओल, ठीक है ना। 2 लोग हैं, सन्नी और देओल। सन्नी ने क्या किया, सन्नी बेचता है चाय, गरम गरम चाय दारू के गिलास में, ठीक है, ये चाय बेचता है। और देओल क्या बेचता है, देओल बेचता है कॉफी बेचता है, बेहतरीन कॉफी बेचता है। अब
देओल देख रहा है कि भाई भारत की मार्केट में कॉफी नहीं बिक रही, ये जो सन्नी है चाय बेच के अरबपति हुआ जा रहा है। आजकल देख ही रहे हैं आप लोग, चाय बेचने वाले तो भाई क्या कितना कितना हिट हो रहा है। तो चाय बेच के अरबपति हुआ जा रहा है, तो देओल क्या करेगा? देओल कहेगा आज से कॉफी बेचना बंद, अपन भी चाय बेचना चालू कर दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? सो रिलेटेड गुड्स में क्या होता है कि अगर कोई डिफरेंट प्रोड्यूसर कोई और गुड्स बना रहा है जिससे उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, जिसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसी चीज बनाने के लिए बाकी प्रोड्यूसर्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना गुड छोड़कर दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन करने लेते हैं। जैसे लेट्स से खेत के बारे में बात करते हैं। खेत में क्या है कि लेट्स से वीट ग्रो कर लो या राइस ग्रो करो, तो राइस ग्रो करने में लेट्स से ज्यादा फायदा होता है तो राइस ग्रो कर रहा है हर आदमी, ठीक है ना, वीट के प्रोडक्शन में कमी कर दी। हाउएवर ये सारी चीजें सीजनल होती है, तो बिल्कुल डायरेक्टली दिल से मत लगा लेना। ये वाला एग्जाम्पल लो, दिल से लगाओ इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। भाई अगर लेटेस्ट टेक्निक आ गई, इनोवेशन हो गया, अगर आ गई लेटेस्ट टेक्निक, एलटी मतलब लेटेस्ट टेक्निक है यार, लेटेस्ट टेक्निक आ गई, टेक्निक आएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और सेल्स बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? इसका उल्टा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं थोड़ा ना हो सकता है कि ये जो टेक्निक हम यूज कर रहे थे ये भी खराब हो गई साहब, अभी तक हम कलर टीवी देख रहे थे अब हमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो या तो एग्जिस्टिंग टेक्निक पे हम काम करते रहेंगे या लेटेस्ट टेक्निक आ जाएगी जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट कम हो जाने वाला है, प्रॉफिट बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री के बारे में। ये स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री क्या है भाई? देखो अभी एक चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। लेट्स से कोई इंडस्ट्री मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ठीक है ना, परफेक्ट कंपटीशन है या ओलिगोपोली है, मोनोप्सनी है, इस तरह की डिफरेंट मार्केट्स हो सकती हैं। तो अपनी मार्केट के हिसाब से लोग सामान सप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स से मान लेते हैं कि एक ही प्रोड्यूसर है, किसी एक मतलब लेट्स से मोनोपोली है किसी भी एक प्रोडक्ट की, जैसे आज की डेट में समवॉट जियो के साथ हो रहा है। तो जियो की अगर मोनोपोली है तो जियो जिस रेट में बेचेगा उस रेट में बिकेंगी चीजें, जब वो चाहेगा बेचना तब वो बेचेगा, ठीक है ना, जब वो नहीं चाहेगा बेचना तो नहीं बेचेगा, ऐसा करके मतलब वो जो सेल्स हैं, जो मार्केट में सामान अवेलेबल फॉर सेल है, वो अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं इन केस इफ दे बिलोंग टू मोनोपोली स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। सिमिलर अलग अलग मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर अपनी सप्लाई को वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। क्लियर है बॉस? आई बात समझ में? शैल वी गो हेड? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी। सुनो भाई, तुमको ऐसी बात बताने जा रहा हूं, नाम मजा आ जाए तो बताना। भाई टैक्सेशन का मतलब क्या है? अगर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, जो कि बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और सेल्स घट जाएगी। सिमिलरली अगर सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसे लिख के मत पेपर में आना, वरना लिख के मार पड़ेगी। समझ रहे हो बात तुम? सब्सिडीज के साथ क्या होता है? सब्सिडीज के साथ उल्टा होता है। मतलब क्या? अगर सब्सिडी बढ़ गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और सप्लाई कम हो जाएगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कमेंट सेक्शन में पक्का लिखेंगे कि सर ये सब्सिडी क्या होती है? वो जो तुम्हें सिलेंडर पर मिला करती थी वो होती है सब्सिडी। सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट कुछ नेसेसिटी कमोडिटीज पर जरूरत से ज्यादा पैसे कम कर अपने कस्टमर्स को देती है ताकि देश में भलाई हो सके, वो होता है सब्सिडी, ठीक है ना। अभी बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अभी देखो तो क्या हुआ, अभी एक प्रोड्यूसर है, मैं बात किसी कर रहा था? मैं बात कर रहा था देओल की। ये देओल से तो तुम जानते हो इसका कितने किलो का हाथ है? इसका हाथ है 2.5 किलो का। तो ये देओल की मैं बात कर रहा हूं और देओल क्या कह रहा है समझो। देओल कह रहा है मेरे भाई जो मैं चाय बेच रहा हूं, जो आज 10-10 रुपए की बिक रही है, मेरे सूत्रों के हवालों से पता चला है कि 2022 की जगह 2023 में ये चाय 500 रुपए की बिकेगी। एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन तो तुम्हारी भी बहुत ज्यादा है उनसे, लेकिन पूरी नहीं हो रही। वैसे एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइसेस की देओल की भी है। उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि बॉस फ्यूचर में चाय साला 10 रुपए की बिकती है, 500 रुपए की बिकेगी, 100 रुपए की बिकेगी। चलो मान लेते हैं 500 रुपए की बिकने वाली है चाय। तो क्या करेगा ये देओल? क्या करेगा?
देओल आज की डेट में सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि उसकी उम्मीद यह है कि फ्यूचर में जब पैसे बढ़ेंगे तब खूब पटक के सेल करेंगे और पैसा कमा लेंगे। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। आज अगर वो ये सोचे कि जो चाय 10 रुपए की बिक रही है साहिब, वो आगे चल के 2 रुपए की भी ना बिकेगी, ऐसा करो आज ही बेच लो, ठीक है ना। तो ऑन द कॉन्ट्री दोनों बातें की जा सकती हैं। आई गेस तुमको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, आपका पढ़ाने का स्टाइल नहीं समझ में आता। कितने लेजी हैं आप यार। हम कॉमर्स लिए थे, हम थे लेजी, हम क्या करें। तुम भी लेजी हो तो तुम हमारी फील्ड में हो। मतलब हम लोग वैसे हैं कि यार सोफे के बगल में जो टीवी के स्टैंड के बगल में जो सेंटर टेबल होती है ना, जिसमें मम्मी लोग वो काजू वाजू रखती है, उस पर अगर पानी की बोतल रखी तो मैं कभी आज तक हाथ से उठाने नहीं गया। मैंने हमेशा पहले रिमोट से गिराया या कुछ फेंका, जमीन में गिराया, पैर से खींच खींच के अपने पास लाके मैंने पानी पिया है। देखो भाई, जब इतना ज्यादा लेजी हूं तो मैं सबसे कम समय में कोई भी काम कर सकता हूं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ शुभम जगदीश। एंड अगर आप भी इस तरह के लेजी हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, कभी बात करेंगे फुर्सत से वेबिनार करके, ठीक है। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर आ रहे हैं। अगर मैंने बोल दिया कि लेट्स से इस साल 10 टन राइस ही पैदा हुआ है, मैं करूंगा ले भाई पैसे और ले ले और पैदा कर दे। नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। कुछ चीजों की सप्लाई नहीं बढ़ाई घटाई जा सकती है बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉन्स्टेंट्स, बिकॉज वो एक नेचर के तहत पैदा होते हैं। बात समझ पा रही है? अब आखिरी पॉइंट क्या है, सेकेंड लास्ट, एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। ये एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स क्या है? यहां पर ना कुछ प्रोड्यूसर्स कतई बदतमीज होते हैं, कतई। वो क्या करते हैं? वो आपस में हाथ मिला लेते हैं, कहते हैं ऐसा करते हैं हम लोग सप्लाई करेंगे ही नहीं सामान, मार्केट में सप्लाई कर दो शॉर्ट, और जब पैसा बढ़ेगा तब पटक के बेच लेंगे, पैसा कमा लेंगे। तो ये क्या होता है? एग्रीमेंट अमंग producers. When producers join hand together and form a cartel, so in that case they can vary the amount of supply which has to be given in the market. ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर बोर हो रहे हैं सर। अरे हम भी बोर हो रहे हैं, क्या करें जिंदगी में। फिर है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत बढ़िया हो गई तो सप्लाई तेजी से पहुंचेगी। ट्रांसपोर्टेशन घटिया है, बेकार है, बेहुदा है, बदतमीज है, तो उस केस में सप्लाई तेजी से नहीं हो पा रही होगी। बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, बेटर एंड मोर विल बी द सप्लाई। एंड इन केस ऑन द कॉन्ट्री अगर इसका बुरा है तो वैसे ही उस एरिया में सप्लाई कम हो रही होती है। यहां लेंगे हम लोग 1 मिनट का ब्रेक, ठीक है। अब तुम यहां तक नोट कर लो, इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। उस अगले टॉपिक के पहले तुमको एक चीज बताता हूं। एक चीज कॉन्सेप्ट है हमारा सप्लाई फंक्शन। अगर इसी सारे डिटर्मिनेंट्स को हम फंक्शन के फॉर्म में लिख दें, उसको बोलेंगे हम सप्लाई फंक्शन। जैसे सप्लाई फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि क्या? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कॉमा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लाइकवाइज। इसको बोलते सप्लाई फंक्शन। अगर कभी ये क्वेश्चन आया तो इसमें डिटर्मिनेंट्स को ही तुम डिटेल में एक्सप्लेन करके आ रहे होगे। अगला टॉपिक है बॉस हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बताया था सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, वेयर एज डिमांड चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। वैसे ही यहां पर अगला कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब है जब एक फर्म मार्केट में प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगी तो उसे इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे। सिमिलरली मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है? जब बहुत सारी फर्म्स की सप्लाई को हम लोग ऐड कर दें। लेट्स से यहां पर एक प्राइस लिया, क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म ए ले ली मैंने। लेट्स से मैंने बोला प्राइस है 100, सप्लाई है 500, प्राइस 200 हो गया, सप्लाई 1000 हो गई। चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई। लेट्स से अगर हमको यही चीज मार्केट सप्लाई के अंडर पढ़ना हो, मैंने बोला यहां पर प्राइस है, फिर क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए है फर्म, क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म बी है, फिर है मार्केट सप्लाई जो कि फर्म ए प्लस फर्म बी का समेशन होने वाला है। मैंने बोला प्राइस 100 थी तो ये 500 करते थे, 200 हो गई तो ये 1000 करते थे। सिमिलरली 100 पर ये करते थे 1000 और ये करते थे भैया 2000। तो मार्केट सप्लाई कितनी हो गई? प्राइस 100 पर 1500 और प्राइस 200 के ऊपर 3000।
क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है? एग्जैक्टली क्लियर भेजे में घुस रहा है कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या है और मार्केट सप्लाई क्या है। जो ये शेड्यूल बनाया इसे बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और यहां पर जो बनाया उसको बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इसी चीज को अगर हम लोग ग्राफ के थ्रू दिखा दें तो उसको बोलने वाले हैं हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। तो चलो इसी बात को अगर हम ग्राफ के थ्रू दिखा दें, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर है बेटा प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए। प्राइस था पहले 100, फिर हो गया 200, सप्लाई थी पहले 500, फिर हो गई 1000। ठीक है ना? तो 100 पे थी 500, पहला पॉइंट ये आ गया, 200 पे हो गई 1000, दूसरा पॉइंट ये आ गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। बात समझ में आ रही? प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। सिमिलरली तुम्हें क्या करना है, मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं अब आपको। तुम्हें क्या करना है, पहले प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का एक डायग्राम बनाना है, फिर तुमको प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बी का एक डायग्राम बनाना है, फिर तुमको प्राइस और मार्केट सप्लाई का एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कर सकते हो, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि तुमने सही किया है कि नहीं किया है। क्लियर है? समझ आ रही है बात? ये करना है। मार्केट सप्लाई तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। हालांकि जिस बच्चे को लगता है कि मैंने मार्केट सप्लाई नहीं पढ़ा है, तो मैंने बहुत दिनों पहले सप्लाई का वीडियो अपलोड कर रखा है, जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है ना? पुराना हो गया है, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, लेकिन अभी है। चलो आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग और अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके 100% कहीं ना कहीं लगकर आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। किस तरह से लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो रही है उसका एक्सप्लेनेशन हमें बताना है। सबसे पहली चीज है सेक्टर्स पेरिबस। ये क्या होता है? ये बोलता है कि जैसे जैसे कमोडिटीज के प्राइस बढ़ेंगे, चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बढ़ने वाला है कस्टमर प्रोड्यूसर्स का। बात समझ आ रही है? सामान महंगा बिचेगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। दिस इज सेक्टर्स पेरिबस। समझ में आ रही बात? अगर हम सेकंड रीजन की तरफ जाएं तो हम ये बोल रहे हैं बॉस कि अगर हम अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व को देखें, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व को अगर हम देखें तो इससे यह समझ में आता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्या समझ में आता है? कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा? प्रोड्यूसर वुड बी प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई मोर ओनली एट हायर प्राइसेस सो एज टू कवर द कॉस्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व को देखा जाए तो यहां से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर तब ही सप्लाई कर सकता है जब उस सामान की प्राइस ज्यादा हो मार्केट में। ठीक है? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। थर्ड रीजन की तरफ आ रहे हैं। थर्ड रीजन का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोड्यूसर कोई एक कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है, तो बाकी के प्रोड्यूसर्स को भी वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो अट्रैक्ट करता है, सो दैट तुम भी बनाओ, तुम भी पैसा कमाओ। इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर होता है। ये लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सप्लेनेशन है। एक बार इसको बुक से रीड कर लेंगे। फ्रैंक बुक मैं फॉलो कर रहा हूं फॉर आईएससी। आगे बढ़े, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं। अब ये एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या है बॉस? ये पेपर में, हर पेपर में देखने को मिलती है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या मतलब? वो चीज जो लॉ ऑफ सप्लाई को ना माने। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है बॉस सप्लाई बढ़ेगा, सॉरी प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम, सप्लाई कम। दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेप्शन मतलब प्राइस बढ़े लेकिन सप्लाई ना बढ़े या कम हो जाए। सिमिलरली प्राइस कम हो और उस केस में सप्लाई हमारी बढ़ जाए या कांस्टेंट रहे, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शंस, जो लॉ ऑफ सप्लाई को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पर दो केस निकल कर आते हैं। नंबर 1 है वर्टिकल सप्लाई कर्व। वर्टिकल सप्लाई कर्व पहली चीज, और दूसरा होता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ठीक है ना? एक वर्टिकल सप्लाई कर्व है और एक बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व है। अब ये वर्टिकल और बैकवर्ड क्या होते हैं एक एक करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग वर्टिकल सप्लाई कर्व। मतलब ऐसे गुड्स जिसकी सप्लाई हम बढ़ा ही नहीं सकते। क्यों? ऐसे कौन से गुड्स होंगे? जैसे कोई भी ऐसा गुड्स जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, पैसे कुछ भी मिल जाए नहीं दे सकते। जैसे वीट का प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर ईयर में नहीं इंक्रीज डिक्रीज कर सकते, तो वहां पर वर्टिकल सप्लाई करवाती है, चाहे पैसा
कुछ भी हो जाए, चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो जाए, सप्लाई विल रिमेन कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। दूसरा है हमारा बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व या बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ये किस केस में होता है? ये मजेदार टॉपिक है। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व कुछ हमारा ऐसे बनता है, जब प्राइस कम थी तो सप्लाई ज्यादा थी, और जब प्राइस ज्यादा भी हो गई उस केस में सप्लाई बढ़ ही नहीं रही है, उल्टा कम हो गई। ऐसा होता है लेबर्स के केस में, बिकॉज उनकी ये फितरत होती है कि दे प्रेफर लेजर ओवर मनी। भाई मजे आने चाहिए, पैसा आए ना आए। तो कभी भी अगर तुम्हारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम लगा हो तो एक बार चेक करना कि अगर तुमने जिस दिन लेबर को पूरा पेमेंट दे दिया अगले दिन लेबर नहीं आती है। तो बैकवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व क्या कहती है? प्राइस कम था, ज्यादा लोग थे काम करने के लिए तैयार, प्राइस ज्यादा हो गया, बढ़ा दिया, लेबर को पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन सप्लाई कम हो जाती है, बिकॉज लेबर्स के केस में दे प्रेफर लेजर ओवर मनी। ठीक है, इसीलिए वो लेबर है। समझ पा रही हो बात आपको? खैर आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। आज की क्लास मतलब सप्लाई के चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन शॉट वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं। सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई आज खत्म कर देंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग अगले वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो लास्ट टॉपिक है बॉस, इतने प्यार से पढ़ना, मजा आ जाएगा, बिकॉज डिमांड का ये रेप्लिका है। मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फिर शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, दोनों एक अलग अलग टॉपिक हैं। पेपर में ये आएगा ही आएगा, या तो डिमांड के चैप्टर से या सप्लाई के चैप्टर से। सो भाई मूवमेंट का रीजन क्या होता है? मूवमेंट का रीजन होता है प्राइस। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरे भाई? और शिफ्ट का रीजन क्या होता है बड़े भाई? शिफ्ट का रीजन होता है अदर डिटर्मिनेंट्स। अदर डिटर्मिनेंट्स। मूवमेंट का रीजन है प्राइस और शिफ्ट का रीजन है अदर डिटर्मिनेंट्स। मूवमेंट दो तरह से होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना बेटा? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कहीं कहीं बुक में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी लिखा होता है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? सप्लाई का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? सप्लाई का कम होना। और रीजन प्राइस है, तो जब प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो उसे बोलेंगे एक्सपेंशन। प्राइस कम, सप्लाई कम, उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली शिफ्ट में होता है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट, एंड देयर आफ्टर हमारा होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट में सप्लाई इंक्रीज कर जाती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में हमारी सप्लाई कम हो जाती है। इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। लेट्स से टैक्सेस बढ़ जाते हैं, सब्सिडीज के साथ कोई झोल झाल हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, वो डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए थे ना, उसमें से प्राइस को छोड़ के कोई भी रीजन हो सकता है। समझ में आ रही है बॉस? अगर मैं इसका डायग्राम बनाकर दिखा दूं तुम्हारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। आओ भाई देखते हैं डायग्राम। सबसे पहले एक्सपेंशन का, यहां पे एक शेड्यूल ले लेते हैं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस लेट से 100 था, सप्लाई 500 थी, प्राइस हो गया 200, सप्लाई हो गई 1000। ठीक है ना भाई? सप्लाई देखो बढ़ रही है, इसे बोल रहे हैं एक्सपेंशन। अब बनाएंगे कैसे? एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड। वी हैव 100 हियर, 200 हियर, 500 हियर, 1000 हियर। सो 100 पे था 500, 100 पे था 500, 200 पे था 1000। ये पॉइंट कट कर गया। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, ये एरो नहीं बनाया, हाथ काट दिए जाएंगे, मैं बता रहा हूं, तब मुझसे मत बोलने आना तुम। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है? अब यहां पर रिवर्स हो गया। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या हो गया मेरी जान? प्राइस 200 था, सप्लाई 1000 थी, प्राइस हो गया कम, सप्लाई भी हो गई कम। ठीक है ना? इस केस में डायग्राम कैसे बन रहा होगा? इस केस में एग्जैक्टली सेम डायग्राम बनेगा, लेकिन एरो नीचे की तरफ होगा। बना के देख लेना, ठीक है? चलेगा? अब बात करने जा रहे हैं हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई की। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? लेट्स से अगर मेरी सप्लाई पहले ये है और फिर सप्लाई मेरी राइट साइड शिफ्ट हो जाए बिकॉज ऑफ एनी डैम रीजन, तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और डिक्रीज इन सप्लाई अगर बनाना हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरी जान, ये है सप्लाई कर्व पहला, और सप्लाई हमारी लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट हो रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसको बोलेंगे अपन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। उस केस में सप्लाई कम हो रही होगी। तो यहां पर आपका सप्लाई का चैप्टर खत्म होता है। जितना भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो मैंने यहां तक आपको कवर करा दिया है। ठीक है? इसके बियॉन्ड भी कुछ टॉपिक्स हमको दे रखे हैं किताब में जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, एंड वील बी कंटिन्यूइंग
सॉरी रादर विल बी स्टार्टिंग विद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द नेक्स्ट क्लास। यहां तक पढ़ के रखो, और कोई कंप्लेन आए, कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वीडियो पसंद आया, अगर तुमने क्लासमेट से शेयर नहीं किया पाप लगेगा, मैं बता रहा हूं। बाय बाय।